4-5 साल पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर थे, अब वो जन्नत के टिकट जो है वो बांट रहे हैं। जरदारी साहब कहेंगे मैं जन्नत की हूर दूंगा, मौलाना फजल रहमान साहब कहेंगे मैं जन्नत में आपको बाग दूंगा, जहांगीर तरीन वहां पे कहेगा कि जन्नत की बिजली में फराम करूंगा, परवेज खटक ये कहां खाना में फराम करूंगा। ये इस कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं दे सकते भाई। पहले इस कौम को जहन्नम में से तो निकालो जो तुम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है। अवाम बढ़ गई, जब तक अवाम सोई हुई है अवाम समझो बढ़ गई है। पैसे का निजाम है, ताकत का निजाम है, बदमाशी का निजाम है, ये निजाम एक करप्शन का गढ़ है। जब तक इसको तेजाब से गुसल नहीं दिया जाएगा, हम ये समझे कि इसके अंदर तब्दीली आ जाएगी, वो किसी सूरत में नहीं आएगी। इसकी मिसाल ये है कि अनिया उराते गंजे फरिश्ते, ये वो निजाम है। ये कौम कैसे फलस्तीन के साथ ज़ेरा यकजहती कर सकती है जो अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकल रही। हम बेहस हो चुके हैं, ऐसे मुसलमान भी बेहस हो चुके हैं, ऐसे पाकिस्तानी भी बेहस हो चुके हैं, और ऐसे इंसान भी हम बेहस हो चुके हैं। पस्ती की इंतहा होती है, जुल्म की इंतहा होती है। फराग होगी भाग गई, भाई किसने भगाई है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन की इंतहा है, और इस मुल्क ने बजाय तरक्की करने के कर्जा दर कर्जा लेके आज मुल्क को इस सूरत हाल पे पहुंचाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपका होस्ट आपका दोस्त रमज़ान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं नसीर खान जोधून साहब, जो कि हज़ारा राइट्स मूवमेंट के चेयरमैन भी हैं। आज इनसे बात करेंगे मौजूदा पाकिस्तानी जो 75 सालों से निज़ाम चल रहा है, पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर बात करेंगे। नसीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, और बड़े अरसे बाद माशाल्लाह आपका दीदार हुआ है, तो आपका भी शुक्रिया जी। नवाज़ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि इस वक्त जो 75 सालों से निज़ाम चलता आ रहा है, पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान का, इसमें अवाम को आज तक ना तो कोई रिलीफ मिला है और ना आगे कोई ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं। कैसे रिलीफ मिल सकता है अवाम को? क्या करना चाहिए अवाम को, या जो सरकार है हमारी, उनको क्या करना चाहिए? मलिक साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो 75 साल से ये निज़ाम राइज है, इस निज़ाम ने न तो पाकिस्तान को कुछ दिया है और न पाकिस्तान की आवाम को दिया है। ये बेसिकली सरमायादारों, जागीरदारों, वडेरों और डिक्टेटरों का निज़ाम है, और ये एक माफिया का निज़ाम है। और इस माफिया के निज़ाम में अगर कौम ये समझती है कि उसे अवामी हकूक मिल जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये तो 75 साल गुजर गए हैं, अगर 75-100 साल भी गुजर जाएं तो पाकिस्तान की आवाम को हकूक नहीं मिल सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये निज़ाम लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ निज़ाम है, और अंग्रेज जब यहाँ से गया तो उसने इस निज़ाम को वो छोड़ के गया, अपने साथ लेकर नहीं गया। पाकिस्तान में 75 साल में न तो जमहूरियत है यहाँ पे, और न अवाम की कोई आवाज़ है। एक नाम की जमहूरियत यहाँ पे मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम अमेरिका की एक तरफनी रियासत बने हुए हैं कि जो कुछ वहाँ से हुक्म आता है यहाँ पे आगे जो है वो उस पर अमल दरामद होता है। और मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि हमारे लोग कहते हैं जी कि हमारा ये पीएम का मायना वो लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, जबकि मैं इसका मायना लेता हूं कि वो प्रोफेशनल मैनेजर यहां पे रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम का कोई दखल ही नहीं है इस निजाम के अंदर। यहां पे दखल है इलेक्टेबल का, मरूसी सियासतदानों का। ये एक जत्था है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, और ये जत्थे की सूरत में ये मरकज से लेके वीसी तक है, इन्होंने एक अपना पूरा सिस्टम कायम किया हुआ है। उसके अंदर जो है इनका कब्जा है। अवाम के अंदर से आपने अभी तक देखा, जमहूरियत उसको कहते हैं, जमहूरियत का माना ये है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। पाकिस्तान में 98% मुतवसत तबके के लोग हैं, गरीब हैं। मुझे ये बताएं कि इस निजाम में कितने लोग पार्लियामेंट में जो हैं वो इस तबके से गए हैं। ये निजाम ऊपर ही नहीं जाने देता। ये पैसे का निजाम है, ताकत का निजाम है, बदमाशी का निजाम है, और ये सियासी जो जितने भी सियासतदान इस निजाम में ऊपर जाते हैं ये सियासी नौकर होते हैं। ये अवाम के लिए नहीं, ये सिर्फ एक इनका बिजनेस है इस निजाम के अंदर। जब तक इस निजाम को हम नहीं पलटेंगे, आप देख लें कि केपीके के अंदर 1.5 साल से बलदियाती इलेक्शन हुए हैं। हमारी आइन की आर्टिकल की शेक 140A ये कहती है, 50 साल पहले आइन बना है कि तमाम इख्तियारात आप बलदियाती नुमाइंदों को मुंतकिल करें। आज 18 माह से उनके पास 1 टके का फंड नहीं है, और एक एसी भी उनके नीचे काम जो है
वो नहीं कर रहा। दुनिया में जितनी तरक्की याफ्ता निजाम होते हैं उनमें पार्लियामेंट इतनी मजबूत नहीं होती जितना बल्दियात मजलूम होता है। पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों का काम ये होता है कि ये कानून साजी करे, ख्वाह सेनेट हो, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली। मगर बदकिस्मती से मैं आपको बताता चलूं कि इस निजाम के अंदर तमाम तर फंड, तरक्याती फंड, बाकी दीगर नौकरियां, बाकी जितने फंड हैं, ये निजाम एक करप्शन का गढ़ है। ये करप्शन से आलूदा निजाम है। जब तक इसको तेजाब से गुसल नहीं दिया जाएगा, हम ये समझे कि इसके अंदर तब्दीली आ जाएगी, वो किसी सूरत में नहीं आएगी। जब तक हम इस निजाम को नहीं पलटेंगे, पाकिस्तान का पार्लिमानी निजाम तब्दील करना पड़ेगा, इसका पुलिस का निजाम, इसका जरी निजाम, इसका जो आपका माशी निजाम, ये सारा कुछ तब्दील करना पड़ेगा। जब तक ये तब्दील नहीं होगा, पाकिस्तान की अवाम, मैं समझता हूं कि अगर इससे अब भी तवक्को लगा के बैठी है तो फिर यह है कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। ये निजाम, इसकी मिसाल ये है कि जिस तरह वो एक मिसल मशहूर हमारी हिंदकों में है कि अनिया उरा ते गंजे फरिश्ते, ये वो निजाम है। इसके अंदर अवाम को कुछ नहीं मिलना। अच्छा खान साहब, आपने कुछ रोज़ पहले एक एहतजाज भी किया था हवेलियाँ में, जो महंगाई के खिलाफ भी था और दूसरा फ़लस्तीन के साथ खड़े होने के लिए भी आपने वो भी इज़हार यकजहती का सबूत दिया है। लेकिन उसमें भी अवाम ने उस तरह शिरकत नहीं की जिस तरह हम बहैसियत मुसलमान एक कौम होने के नाते हमें करना चाहिए था। क्या वजह है इसकी? देखिए मलिक साहब, इसकी वजह दो हैं वजह। एक तो मैं समझता हूं कि देखें, सोए को जगाना बड़ा आसान होता है मगर जागते को जगाना बड़ा मुश्किल होता है। हम बहैसियत कौम तो हम है ही नहीं है, ना कौम है ना रेवड़ है, बल्कि हम एक हजूम है। इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि हम ज़हनी गुलामी का शिकार हैं, और ज़हनी गुलामी के अंदर ये सूरत हाल है कि हम, ये कौम कैसे फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर सकती है जो अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकल रही? वो फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करेगी? हम बेहस हो चुके हैं, ऐसे मुसलमान भी बेहस हो चुके हैं, ऐसे पाकिस्तानी भी बेहस हो चुके हैं, और ऐसे इंसान भी हम बेहस हो चुके हैं। हमारी ज़हनी गुलामी इस अवाम का ये सूरत हाल है कि वो इतनी ज़हनी गुलाम हो चुकी है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात तक सोच रही है। उसे कोई फिक्र नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, और उसके साथ खुद क्या हो रहा है। ये तो बस इस वक्त इस अवाम की यही सूरत हाल है कि लितर मारने वालों की तादाद जो है वो आप बढ़ा दें। और मेरे ख्याल में ये मजीद अभी बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में, आटे की सूरत में, ये अभी मजीद लितर इनको पड़ेंगे। मगर मुझे नहीं यकीन कि ये जलती जलती जो है, क्यों कि इनको ये नशा हो गया है कि जो बड़े बड़ा सरमायादार, जागीरदार वडेरा इनको ये नशे का इंजेक्शन लगाता है, इसको बगैर इनको होश ही नहीं आता। तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस जो है वो मैं समझता हूं कि वो नहीं आ रही। और दूसरा, इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह, इसके अलावा एक और वजह है कि कौम के अंदर अवाम को खौफजदा कर दिया गया है। लोग इतने खौफजदा हो गए हैं कि वो अपने हकूक की बात भी नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि ये समझे कि किसी भी मुल्क की जो है वो पस्ती की इंतहा होती है, जुल्म की इंतहा होती है, मगर मैं ये समझता हूं कि ये इंतहा अभी घर गेट तक आग पहुंची है, ये किचन में जाएगी, और वो वक्त आएगा कि फिर ये लोग अगर बेफर के बाहर निकल आए फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। मगर ये जलती जलती मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये, इसके ऊपर अभी 2-3 साल और लगेंगे। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा इस वक्त पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, काफ़ी तादाद में छोड़ दी है पार्टी, जैसा परवेज़ खटक साहब हैं, यहाँ पे एबटाबाद में भी वो आए थे, जो पिछली दफ़ा आए थे वो इमरान खान साहब की तरफ से आए थे, इस दफ़ा वो अपनी एक पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से आए हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उसी पार्टी के रहनुमाओं जो छोड़ रहे हैं, वो उनके ऊपर इल्ज़ामात तराशी कर रहे हैं, तो उनका अपना मुस्तकबिल क्या होगा? जो नई पार्टियां बना रहे हैं, इस पार्टी बनाने के बाद या इलेक्शन के बाद उनका क्या मुस्तकबिल है आपकी नज़र में? नहीं मलिक साहब, उनका क्या मुस्तकबिल है? देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में मुस्तकबिल जो है वो वोट के जरिए नहीं तब्दील होता। ये सारे वही लोग हैं जो PTI में आए थे, इससे पहले यही लोग PMLQ में थे, फिर ये मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर उसके बाद ये PMLN में चले गए हैं। ये एक पूरा मखसूस तबका है जिसने इस पूरे पार्लिमानी निज़ाम को यरगमाल बना के रखा हुआ है। और मैंने पहले आपको कहा है कि ये नौकर हैं सारे, इनको ये नौकरी कर रहे हैं जिधर भी। अब इखलाकी तकाजा तो ये है कि जिस वक्त आप लोग उसके साथ थे, आज तो बदकिस्मती ये है कि एबटाबाद में वो 2 साहब आए हैं, परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब, उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट हमने किया। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट अगर
انہوں نے کیا ہے, مشتاق غنی کہے گا میں نے کیا ہے, پی ٹی آئی کہے گی میں نے کیے ہیں, پھر ان پروجیکٹوں کا ہمیں ڈی این اے کرانا پڑے گا کہ بھائی یہ کیے کس نے ہیں, اصل یہ پروجیکٹ کسی نے نہیں کیے ہیں, حقائق تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے, ڈی این اے کرانا پڑے گا. ڈی این اے جب ہوگا تو اس میں واضح نتیجہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کسی نے اپنے والد کی جیب سے نہیں کیے, نہ اکاؤنٹ سے کیے ہیں, یہ ہمارے ٹیکسوں کے اوپر ہوئے ہیں. مگر آپ دیکھ لیں کہ یہ کریڈٹ ہر کوئی لینے کی کوشش کر رہا ہے. ان لوگوں سے پوچھیں, یہ کہتے ہیں جی کہ اس کے دور میں کرپشن ہوئی ہے. میرا یہ سوال ہے پرویز خٹک سے بھی اور محمود خان سے بھی کہ 10 سال آپ دونوں وزیر اعلیٰ رہے ہیں, تو وزیر اعلیٰ تو آپ لوگ رہے ہیں نا, تو کرپشن تو آپ لوگوں نے کی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں کی پی کے کے اندر بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر اس کرپشن کے ذمہ دار تو یہ لوگ بھی ہیں نا, پنجاب میں ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی ہیں. یہی خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی, جو میں آپ کو یاد ہوگا اسے 3-4 سال پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ الیکٹیبل اور موروثی سیاستدان اس کو ڈبو کے چھوڑیں گے, وہ آپ ڈوب گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس اسار میں کھینچا گیا ہے, اگر وہ اس وقت اپنے نظریاتی کارکنوں کو ساتھ لے کے جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ آج یہ صورتحال ہوتی. مگر پاکستان کے نظام کے اندر یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی صورتحال کیا ہے. وہ آپ دیکھیں جی فرا گوگی بھاگ گئی, بھائی کس نے بھگائی ہے, کیوں نہیں لا سکتے پاکستان میں. میں نے تب کہا ہے ملک صاحب, یہ نظام عوامی انقلاب کے ذریعے پلٹنا پڑے گا. خواہ کرپشن نون لیگ نے کی ہے, پی 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 نے کی ہے, پی ٹی آئی نے کی ہے, جے یو کسی بھی جماعت نے کی ہے, کسی بیوروکریٹس نے کی ہے, جب تک عوامی انقلاب کے ذریعے نظام یہ نہیں پلٹا جائے گا. اور نظام پلٹنے کے بعد کڑا احتساب میں بلا تفریق سب کا جب تک احتساب نہیں ہوگا, اور پھر انتخابی اصلاحات ہو کے پاکستان میں اس وقت متناسب نمائندگی کے تحت نئے نظام کی ضرورت ہے, اور اس کے تحت تاکہ پارٹیوں کو ووٹ پڑے. یہ جو آپ کے جنبوں دھڑوں الیکٹیبلز موروثی سیاستدانوں کی یہ قبضہ گروپ جتنا ہے, اس سے جان چھڑکانی پڑے گی, اور اس کے بعد بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا. تب یہ, کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دو ہی ہیں کہ اس ملک کے اندر کرپشن کی انتہا ہے, اور اس ملک نے بجائے ترقی کرنے کے قرضہ در قرضہ لے کے آج ملک کو اس صورتحال پہ پہنچایا ہے, اور اس کا مین ذمہ دار یہ سارے لوگ ہیں, مگر اس کی جڑ یہ نظام ہے. اور اس نظام کو جب تک ہم نہیں پلٹیں گے یہی لوگ دوبارہ آ جائیں گے. آپ دیکھ لیں آپ کی ڈویژنل انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ اب کیا کر رہی ہے, ان کی ڈپٹیاں لگ گئی ہیں کہ بھائی آپ ان لوگوں کو کریں, ان لوگوں کو کریں, ان لوگوں کو کریں. اب تو میں یہ کہتا ہوں جو لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کے لیے علماء کا شعر ہے کہ بتوں کو تجھ سے امید خدا سے نا امیدی, بتا اس سے بڑھ کے اور کافری کیا ہوگی. ہم بیسکلی اللہ کی ذات سے یقین اپنا جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. تو اس نظام کے پلٹنے کے بغیر اگر ہم سمجھیں یہ 75 سال سے جو آنے والی, ابھی پی ٹی آئی میں سے 2 جماعتیں اور نکل گئی ہیں. وہ ایک دیکھیں وہ پارلیمنٹیرین بن گئے, اس کا وہ پڑھ رہا تھا جہانگیر ترین, اس نے تو ایک نئی بات, میں نیا ملک بناؤں گا, مطلب ہے کہ ابھی 50 یونٹ ہم فری دیں گے, اب جی پتہ نہیں 50,000 تنخواہ. بھائی پہلے شوگر مافیا تم ہو, پہلے چینی سستی کرو, ٹھیک ہے, ادھر سے تم کو. یہ ایک قوم کو بیوقوف بنانے کا ایک بہانہ ہے اس ملک کے اندر. اب میاں صاحب یہاں پہ آئے ہیں جناب, وہ آپ دیکھیں کہ اس طرح نئے تجربے کے ساتھ آ گئے ہیں جناب. میں وہ تسبیح دکھا کے پڑھتا ہے, میں چھپا کے, وہ چھپا کے پڑھتے ہیں کرپشن 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 کرپشن, بس یہ تسبیح وہ پڑھتے ہیں. اب نئے سرے سے وہ لوٹیں گے. اب اس ملک کو آپ دیکھیں نا کہ وہی میاں صاحب آج سے 4-5 سال پہلے پاکستان کے سب سے بڑے چور تھے, آج ہی وہ میاں صاحب اس نظام نے ان کو ولی بنا دیا. اب وہ جنت کے ٹکٹ جو ہیں وہ بانٹ رہے ہیں. اب میاں صاحب جنت کے ٹکٹ بالیں گے, زرداری صاحب کہیں گے میں جنت کی حوروں دوں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے میں جنت میں آپ کو باغ دوں گا, تو جہانگیر ترین وہاں پہ کہے گا کہ جنت کی بجلی میں فراہم کروں گا, پرویز خٹک یہ کہاں گا کھانا میں فراہم کروں گا. یہ اس قوم کو بیوقوف بنانے کے ایک طریقے ہیں جو اس قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں دے سکتے بھائی, پہلے اس قوم کو جہنم میں سے تو نکالو جو تم لوگوں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے, تو اس کا واحد حل ہے اگر قوم نے, عوام نے جہنم میں سے نکلنا ہے تو اس نظام کو پلٹنا پڑے گا. ورنہ یہ لالی پاپ اور سوانے خواب, وہ آتا ہوں دن نہ بلی دی خواب چھچڑے, وہ یہ قوم دیکھتی رہے بس, اس کا کچھ نہیں. ابھی آپ دیکھیں گے الیکشنوں میں کتنے لوگ باہر آ جائیں گے, اپنے حقوق کے لیے نہیں آئیں گے, تو بس لگے رہے. خدا نے تو اس کا وعدہ ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خیال نہ ہو اپنی حالت خود بدلنے کا. اچھا نصیر خان صاحب بتائیے گا کہ ابھی آنے والے انتخابات میں الیکشن ہوں گے, جب اگر ہو جاتا
जाते हैं इलेक्शन, तो इस अवाम का आगे क्या बनेगा? कौन सा वज़ीर आज़म आएगा इस अवाम को सुधारने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए? मेरे ख्याल में जी जिस तरह पहले भी है और जो भी वज़ीर आज़म आएगा, पहले अवाम बढ़ गई है, अब मजीद बढ़ जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, अवाम बढ़ गई। जब तक अवाम सोई हुई है, अवाम समझो बढ़ गई है ना, वो बाहर नहीं निकल सकती बकौल वो मरवत साहब के ना। मरवत साहब के। हाँ। अच्छा, आपने 21 अक्टूबर को एक गुज़िश्ता 21 अक्टूबर का ऐलान किया हुआ था कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना है, वो किसी वजह से भी वो कैंसिल हो गया था। तो अब आगे क्या प्रोग्राम है उस एहतजाज? अब आगे प्रोग्राम का क्या प्रोग्राम करेंगे हम जनाब? वो समझे कि ये प्रोग्राम अभी इलेक्शन वाले आ जाएंगे, अभी तो मदारिये आ जाएंगे, तो अवाम उधर बढ़ जाएगी और हम अवामी हकूक के लिए लगे रहेंगे। लेकिन अवाम की अपनी मर्जी है, जिधर भी बढ़ जाए वो अवाम है, उसका कोई पता नहीं चलता। वो सुबह इधर होती है, शाम को उधर होती है, लेकिन अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलती ना। वो दूसरों की जो है वो ढोल जो है वो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, देखें आप कैसे नाचेंगे, कैसी बिरयानियां खाएंगे, कैसे नारे मारेंगे। इनको पता ही नहीं है कुछ। इनको तो यहाँ पाकिस्तान में शऊर की बात करना ये है कि आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, तो हम बजाते रहेंगे, अजान देते रहेंगे, कोशिश करेंगे लोगों को शऊर दें। अगर आए ना आए तो नहीं तो बढ़ जाए, बस अल्लाह के वाले। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नसीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमेशा अवाम के हकूक़ की बात की है, अवाम के लिए निकले हैं, अवाम के लिए लड़े हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे और नसीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।